लाहौर में एक कत्ल होता है और काफ़ी सालों बाद अमीर बालाज का कत्ल है। उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो जाता है। एक किरदार एहसन शाह सामने आते हैं, फिर पुलिस की तहवील में ही वो कहीं जा रहे होते हैं और फिर बताया जाता है कि उनको उनके साथियों ने, उनके भाइयों ने मुबैना तौर पे उन्हें कत्ल कर दिया या उनकी फायरिंग से वो कत्ल हो गए। सिलसिला यहाँ पर रुकता नहीं है। फिर एक बहुत बड़ा नाम लाहौर की इसी तरह की दुश्मनदारियों में तीफ़ी भट्ट, उनकी जो बहनोई है जावेद भट्ट साहब, उनका कत्ल होता है। ये सारा सिलसिला है क्या? साल साल की जो दुश्मनी है, ये क्या दोबारा से नया आगाज़ हो रहा है इनका? इसमें कहाँ पर सुलह हो रही थी, कहाँ पर ख़राबी आई, ये असल मुजरिम कौन है, मुलजिम कौन है, ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब माजिद निज़ामी साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। उनके साथ एजाज़ भट्ट साहब मौजूद हैं जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। तो ये सारी बातों से हम पर्दा उठाएंगे कि चल क्या रहा है लाहौर में और ये सिलसिला कहाँ जाके रुकने वाला है। माजिद निज़ामी साहब, ये क्या है जो चल रहा है पूरा लाहौर में? इसकी तारीख तो आपने लिखी भी, बताई भी, लेकिन ये गैंग वार क्या दोबारा लग रहा है कि वही चीज़ें सर उठा रही हैं दोबारा? क्या मंजरनामा देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मुझे ये लगता है कि ये कुछ वर्ड्स बड़े इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं, जिसमें शूटर्स हैं, गैंग वॉर है, इश्तिहारी मुल्ज़िमान हैं। उसकी वजह यह है कि ये मामला काफ़ी अरसे से इस शहर में मौजूद है और हमेशा माफिया के अंदर पुलिस के कुछ लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, कुछ वकील भी इन्वॉल्व होते हैं जो उन मुकदमात को मैनेज करते हैं। फिर इसी तरह लोकल लेवल के ग्राउंड गैंगस्टर्स भी होते हैं और वो लोग के जो डिसीजंस लेते हैं, वो ख़ुद तो बंदूक नहीं चलाते लेकिन वो डिसीजंस लेते हैं, तो वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो लाहौर की ये केस स्टडीज़ जो हैं, इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। अभी ये जो पिछले दिनों कत्ल हुए हैं, इनको जब हम लिंक करते हैं तो पता ये चलता है कि बिल्कुल उसी तरह ख़ानदानी दुश्मनी मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह गैंगस्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, उनको शूटर्स वो हायर करते हैं जो ये काम करते हैं, रैकी होती है। तो ये सारी चीज़ें लाहौर अभी भी मौजूद हैं। माजिद निज़ामी साहब, ये जो सारा मामला है, ये क्या रुख इख्तियार कर सकता है सियासी तौर पे इसको देखा जाए? जैसा आखिरी मरतबा जब हमारी नशिस्त हुई तो आपने बताया था कि एक तरफ तो ये है कि अब ये जो बालाज वाली फैमिली थी, मुस्लिम लीग नून की तरफ आ चुकी थी, वापस आ चुकी थी, और फिर मेरे ख्याल में बाद में हमजा शहबाज भी गए दुआ करने, ख्वाजा साद रफ़ीक भी गए, और दूसरी तरफ इसी लाहौर का वो मशहूर तरीन हल्का जनाब जहाँ से ओन चौधरी जीते, ये उनकी सपोर्ट कर रहे थे दूसरे। तो क्या देखते हैं, इसे कोई सियासी रंग भी है? और अभी जो FIR में भी नामजद हुए हैं वो भी एक सियासतदान है, उनके भाई हैं, इसरार भट्ट के भाई हैं। किस तरह से इसको देखते हैं और लाहौर का और उसको ऊपर से ओवरव्यू क्या है आपका? बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग इसलिए होता है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि इसमें हर मकतबा फ़िक्र से कुछ ना कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी साहब हैं, उनके लिए गोगी भट्ट वगैरह ने, तीफ़ी भट्ट वगैरह ने जलसे भी अरेंज करवाए उनकी प्रॉपर सपोर्ट की, नज़र आए हमें वो। बिल्कुल। इसी तरह जो ट्रक्का वाला ग्रुप है, उन्होंने पहले वो तहरीक इंसाफ में से वहाँ से छोड़ के वो मुस्लिम लीग नून में आ गए। जब ट्रक्का वाला का मर्डर हुआ तो उस वक्त अता तारड़ जो हैं वो जना हॉस्पिटल भी गए थे। तो पॉलिटिकल लिंकेजेस होते हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रही है। और इसी वजह से हमने देखा कि लाहौर के अंदर कुछ ऐसे ट्रांसफ़र्स भी हुए कि जिनको लिंक किया गया कि जी ये मुकदमे के अंदर से ज़ोर कम करने के लिए इस तरह की बातें की गई हैं। जब हम बात करते हैं माफियाज़ की या गैंग्स की, ख़ानदानी दुश्मनियों की, तो जिस तरह आपने कैसर भट्ट साहब का नाम लिया, तो ये वो ग्रुप है कि जो पहले पॉलिटिक्स में था, पीपल्स पार्टी में रहा, फिर वहाँ से इनकी सुलह हो गई अपने कज़न्स के साथ, ये नून लीग में आ गए, तहरीक इंसाफ में भी रहे। अब आजकल इनका कोई सियासी ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये ट्रक्का वाला ग्रुप के साथ बिल्कुल मौजूद हैं। सो ये कॉम्बिनेशंस होते हैं। इसी तरह ये जो अभी मर्डर हुआ है जावेद डार साहब का, इसके अंदर भी मामला ये है कि वो उस तरह से किसी गैंग वॉर में इन्वॉल्व नहीं थे। वो बिजनेसमैन थे, वो वहाँ की अपनी फैमिली की चीज़ों को देखते थे। अब चूँकि भट्ट फैमिली के जो नोटेबल्स हैं वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, तो ये चूँकि ताजिर रहनुमा थे, तो ये वो सारे मामलात, मुकदमात, माली मामलात को देखते थे। सो जिस अंदाज में उनका कत्ल हुआ है, वो उससे ये साफ जाहिर है कि वो कोई एक दिन की कार्रवाई नहीं थी, क्योंकि जिस जगह पे वो मर्डर हुआ है वहाँ पर 2-3 लेन्स होती हैं। जब स्कूलों को छुट्टी होती है तो वो बाकायदा जब उनको टारगेट किया गया तो वो एक्सट्रीम लेफ़्ट लेन में थे,
तो इसका मतलब ये है कि किसी दिन वो मिडल लेन में भी हो सकते थे, किसी दिन लेफ्ट लेन में भी हो सकते थे, तो उनकी रैकी प्रॉपर हो रही थी। और जिस दिन उन्होंने ये देखा कि हमारे लिए एग्जिट ईजी है, उस दिन उन्होंने उनको टारगेट किया। तो इन चीज़ों को अब गवर्नमेंट ये कह तो सकती है कि देखें जी इंडिविजुअल्स की कार्रवाई है, लेकिन जब हम इसकी डिटेल देखते हैं तो पता चलता है कि ये बहुत डीप रूटेड है। हर इलाके के अंदर उनके सपोर्टर्स मौजूद हैं, उनका इन्फ्लुएंस है। फिर इसी तरह दोनों ग्रुप्स की उसी तरह एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। जिस तरह भट्ट साहब ने बात की कि जेल के अंदर से वो लोग हायर करते हैं, उनके मसाइल को हल करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, इन्फ्लुएंस ठीक है। होता है।